नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। बैतूल के माटवी गांव में बोरवेल में गिरे 6 साल के मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम ने चट्टानों को तोड़कर बोरवेल के करीब 45 फीट गहरा गड्ढा खोदा है और अब बच्चे तक पहुंचने के लिए 7 से 8 फीट लंबी सुरंग बनाने का काम चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन ऑपरेट कर रही है और पूरे मामले की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने प्रशासन को सभी जरूरी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं। इधर तन्मय की सलामती के लिए दुआओं का दौर भी चल रहा है। पूरे गांव में लोग पूजा अर्चना कर उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करने लगे। ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। एक ऐसे ही रेस्क्यू का काम चल रहा है और यहाँ पर जो है क्रेन भी लगी हुई है, जेसीबी भी लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ देर पहले की जो जानकारी है वो ये है कि वहाँ जो गड्ढा खोदा गया है 45 फीट के आसपास तक खुदाई हो चुकी है, सुरंग बनाने का काम भी शुरू हो चुका है। लेकिन एक बड़ी परेशानी आ गई है, यहाँ पर पानी निकल आया है और 45 फीट पर ही पानी निकल आया है। और ये पानी निकल आने की वजह से अब इस पानी को बाहर निकाला जा रहा है, बाहर फेंका जा रहा है ताकि आगे का काम शुरू किया जा सके। और वहाँ पर उसके लिए मोटर लगाकर इंतज़ाम किए गए हैं, तो मोटर लगाई गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है दोनों यहाँ पर लगी हुई हैं, क्योंकि ये एक्सपर्ट होते हैं और इनके पास सभी संसाधन भी होते हैं ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए। तन्मय नाम का ये बच्चा है और ये कल शाम को 5 बजे, यानी कि अब आप समझ लीजिए कि 25 घंटे हो चुके हैं इस घटना को हुए, बच्चे को गिरे हुए। और कल जब आवाज़ आई थी तन्मय की तो उसने कहा था कि उसे अंदर बहुत डर लग रहा है। हालांकि बाद में वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो सुचारू रूप से की गई और उसके बाद अंदर जो कैमरा है वो भी पहुँचाया गया। अभी क्या स्थिति है सीधे जानने के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता का। वासु हमारे साथ मौजूद हैं जो इस पूरी घटना को कवर करके भेज रहे हैं। वासु, ये जो तस्वीरें आपने कुछ देर पहले भेजी थी, बताया जा रहा है कि तन्मय जो है ये 50 फीट के आसपास की गहराई पर फंसा हुआ है और जो समानांतर गड्ढा खोदा गया है 45 फीट के आसपास खोद दिया गया है और यहाँ पर पानी निकल आया है। तो पानी अगर निकल आता है 45 फीट पर ही तो स्थिति अंदर भी गंभीर बन सकती है। ऐसी कुछ जानकारी है क्या? और जो कैमरा भेजा गया था वो क्या मॉनिटर कर रहा है, उससे क्या मॉनिटरिंग हो रही है? सुरंग खोदी जा रही है। वासु जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। वासु, आपको आवाज मिल पा रही है क्या? वासु, आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। वासु, ये आपने जो तस्वीर भेजी है 45 फीट की गहराई पर ही पानी निकला है। मैं सुन पा रहा हूं आप अपना सवाल। बिल्कुल, देखिए लगातार 24 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है, अब करीब 27-28 घंटे होने को आ रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। 45 फीट तक जो खुदाई है वो हो गई है और यहाँ पर आसपास जो बताया जा रहा है वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल की बात की जाए तो वो काफी ज्यादा होने के चलते 45 फीट की खुदाई होने के बाद ही पानी बाहर निकल आया, जिसके चलते थोड़ी सी दिक्कतें जो है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आ रही हैं। और आप यहाँ पर अगर देखेंगे, मैं मोहसिन से कहूंगा, मोहसिन ये जरा नजारा दिखाइए। ये जो खुदाई में पत्थर बाहर आ रहे हैं ये बेहद ही पथरीली ये सतह है और इस पथरीली सतह होने के चलते भी रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार उसमें कई बार रुकावटें भी आई। 2 से 3 बार जो मशीनें हैं वो भी फेल हुई, वो उनमें भी खराबी आई, जिसके चलते इतना ज्यादा समय लग रहा है और अभी भी तकरीबन 3 से 4 घंटे और लग सकते हैं, ऐसा यहाँ पर हमें इस वक्त जानकारी मिल रही है। आप देख सकते हैं शासन प्रशासन का पूरा अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से अब दिन ढल चुका है, सर्दियों का मौसम है और ये जो पूरा इलाका है ये चारों तरफ से खेत से, जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। अंधेरा यहाँ पर हो चुका है। हालांकि विद्युत रोशनी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से की गई है और अब भी यहाँ पे अगर बात करें तो मौके पर जिला कलेक्टर, जिला एसपी, एडीएम, एसडीएम इस तरह के जो अधिकारी हैं वो लगातार मौजूद हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें जो है वो भी लगातार मौजूद हैं। एक्सपर्ट्स जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आपको
वहां पर तस्वीरों में नजर आएंगे। ऑरेंज कलर की जैकेट पहन के जो बल मौजूद है वो मुख्य बचाव दल है, और उसके ठीक बाजू में ही वो बोरवेल का गड्ढा है जहां पर तन्मय फंसा हुआ है। उसके पैरेलल यहाँ पर खुदाई की गई है और 45 फीट से ज्यादा अब तक खुदाई हो चुकी है। तन्मय की स्थिति कैसी है? टनल बनाने की और जो काम है वो तेजी से शुरू हो रहा है। एक टनल पैरेलल बनाई जाएगी उस बोरवेल में, जहां बिल्कुल वही एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। चिंता की बात जरूर ये है कि बीते कुछ घंटे से तन्मय की ओर से कुछ रिस्पांस नहीं मिला है। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात है। हालांकि जैसे ही तन्मय को रेस्क्यू किया जाता है, तन्मय तक बचाव दल पहुंच जाएगा। आपको नजर आ रही होगी एम्बुलेंस वहां पर आपको तैनात, एसडीआरएफ की एम्बुलेंस वहां पे तैनात दिखाई देगी, जिसमें सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, लाइफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। डॉक्टर्स की टीम, एक्सपर्ट्स की टीम जो है वो मौजूद है। तत्काल इमरजेंसी फैसिलिटी के तहत जो इलाज दिया जाता है, जो चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती है, वो तन्मय को उपलब्ध कराई जाएगी। और अधिकारियों के साथ साथ हमारी तन्मय के जो माता पिता हैं उनसे भी बातचीत हुई। उन्होंने अब तक उम्मीद नहीं खोई है। उनका कहना है कि तन्मय पूरी तरह से सुरक्षित वापस आएगा। उनकी मां लगातार प्रार्थना कर रही है, दुआएं कर रही है। यहाँ जितने भी देव स्थान है वो वहां पर पहुंच चुकी हैं। वहां पर उन्होंने मन्नत मांगी है तन्मय की सलामती के लिए। और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अगर आप यहाँ पर देखेंगे मोहसिन, पूरा गांव यहाँ पर आपको दिखाएंगे। पूरा गांव जो है वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार दुआएं कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। 24 घंटे बीत चुके हैं दादाजी, उम्मीद है आपके गांव का बेटा सुरक्षित बाहर निकल कर आएगा। ऐसी भगवान से सब प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, कि बेचारा सही सलामत निकल जाए। तो देखिए जो अब तन्मय है उसकी सलामती के लिए लगातार यहाँ प्रार्थना हो रही है। पूरा गांव का गांव यहाँ पे मौजूद है। लोग अपने घरों को जाना भूल गए हैं, यहाँ पर ग्रामीणों से पूछिए और ये तस्वीर अगर किसकी आप जिम्मेदारी है यहाँ पर, ये बोरवेल जो खुला छोड़ देते हैं, ये ग्रामीणों से कहिए और पूछिए कि क्या वो इसको लेकर जागरूकता कुछ चलाएंगे। आप आसपास के गांवों में अपने परिचितों के आके ऐसा कभी मत करना भैया, क्योंकि एक घटना जब होती है तो फिर दिल पर क्या बीतती है उसका कोई अंदाजा नहीं है। पूछिए इन ग्रामीणों से। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए ये बड़ा सवाल ये बन रहा है भाई साहब, जिस तरह से ये पूरा हादसा हुआ है, ये घटना हुई, एक बोरवेल खुला छोड़ा गया था, ये जागरूकता का विषय है कि इस तरह के बोरवेल जो है वो बंद होने चाहिए। बिल्कुल बंद होने चाहिए। और इस पूरी घटना के लिए किसे आप जिम्मेदार मानते हैं? जिम्मेदार किसे, जिसका बोर है उसको ही जिम्मेदार मानेंगे ना। उनने खुला छोड़ा है। पहले मेन चीज तो अगर बोर हुआ है तो उसको सही तरीके से ढकना चाहिए, सही तरह से ढकना चाहिए। अब हम भी बाहर से आए हैं, हम 50 किलोमीटर से यहाँ देखने आए हैं, 55 किलोमीटर से दूर देखने आए हैं। हमें भी जो जानकारी मिली है कि बोर जो हुआ था उस पर सिर्फ बोर ही ढकी थी बोले, तो ये तो पहले तो बोर वाले का देखिए लापरवाही। बाबूजी आप ये बताएं कि आसपास भी गांव हैं, खेती किसानी यहाँ पे होती है, लोगों का मुख्य धंधा खेती है। बोरवेल तो बहुत जरूरत की चीज है, उसके बिना खेती हो नहीं सकती, लेकिन लोगों को सतर्क भी रहना चाहिए कि इस तरह के हादसे ना हो। कई बार हुए, पहली दफा थोड़ी ना ठीक है। किसान को जरा इसमें अपनी ये जिम्मेदारी निभाना चाहिए कि भाई अपने ठीक है। बहुत शुक्रिया वासु आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इंदौर के लॉ कॉलेज में धार्मिक कट्टरता फैलाने के मामले में एक तरफ जांच जारी है, वहीं दूसरी तरफ लेखिका की विवादित किताब सामने आई। उधर तुलसी सिलावट ने मामले पर सियासत न करने की नसीहत दी है। इंदौर लॉ कॉलेज विवाद में फरार चल रही लेखिका की एक और विवादित किताब सामने आई है। किताब में हिंदू मंदिरों, राम सीता से लेकर महाभारत काल और वर्तमान में महिलाओं की स्थिति को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट है। महिलाएं एवं आपराधिक विधि नामक किताब 2018-19 में खरीदी गई और इसे स्टूडेंट्स के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में रखा गया। वहीं जांच कमेटी में शामिल अतिरिक्त संचालक ने कहा है कि सभी पहलुओं पर जांच जारी है। किताब की कंटेंट्स जो पहले पुस्तक प्राप्त हुई थी उसी प्रकार के इसमें भी विवाद वाले बयान, मतलब जो लेखिका हैं उन्होंने लिखे हैं। और इसको अभी हम और किसने लिखा ये फराद खान जो पहले जिनके ऊपर एफआईआर हमने कराई है, ये उनके द्वारा ही लिखी पुस्तक है, जो कि 2019 में या 18 में यहाँ पर क्रय की गई है, क्योंकि इसमें रूसा की सील है। ये रूसा क्या होता है? रूसा एक वर्ल्ड बैंक से जो फाइनेंस होता है, उनको खरीदने के लिए रुपए दिए जाते हैं और ये यहाँ से पुस्तक इनके हिसाब से खरीद सकते हैं, जो भी राइटर की खरीदना चाहे। वहीं विवादित पुस्तक विवाद पर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सियासत न करने की नसीहत दी है। आप जानते हैं
विस्तृत रूप से हमारे गृह मंत्री जी ने आपके सामने चर्चा की। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति होगा उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी दोषी व्यक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। लॉ कॉलेज किताब विवाद को लेकर सांसद विवेक तनखा ने भी ट्वीट किया। पुस्तक के अंश पर सांसद ने विरोध जताया, साथ ही ऐसे मामलों में गाइडलाइन बनाने पर जोर दिया है। प्रतीक हमारे संवाददाता जबलपुर से हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, लॉ कॉलेज में ये किताब जो है इस पर विवाद हो रहा है, एक किताब और सामने आ गई है और जो कानून के जानकार हैं वो भी इस पर आपत्ति जता रहे हैं। विवेक तनखा कांग्रेस से सांसद भी हैं और साथ ही साथ एक बड़े लॉयर भी हैं और उन्होंने भी कहा है कि इसके लिए नियम कायदे होना चाहिए। किताब कैसे आ जा रही है, कैसे परोसी जा रही है, कैसे लाइब्रेरी में पहुंच जा रही है और इतना आपत्तिजनक कंटेंट, उसको कोई जांचा परखा नहीं जा रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल पुनीत, कहीं ना कहीं कल नवीन लॉ कॉलेज के जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर फरहद, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी। जो उनकी बुक थी उसको लेकर विवाद पनपा था, क्योंकि उसमें कई ऐसी बातें थी जो आपत्तिजनक थी और विशेष धर्म के लिए थी, जो कहीं ना कहीं आहत कर रही थी भावनाओं को। और इसके बाद एफआईआर जो है वो दर्ज की गई और इसके बाद अब सियासत का भी दौर हमें देखने को मिल रहा है। एक ट्वीट जो है राज्यसभा सांसद विवेक तनखा द्वारा किया गया। बेशक उन्होंने ये स्पष्ट किया कि वो इसका समर्थन नहीं करते बल्कि विरोध करते हैं, लेकिन सरकार ऐसे मामलों पर अपना एजेंडा पूरा कर रही है, पुलिस को कहीं ना कहीं सहारा लेकर के, पुलिस का सहारा लेकर के। इस मामले पर तुलसी सिलावट जो कि जल संसाधन मंत्री हैं, उनका जबलपुर दौरा था। उन्होंने कहा कि नहीं, सरकार अपना काम कर रही है तो उसे करना चाहिए और उनकी बात से इत्तेफाक वो नहीं रखती है। लेकिन जो भी हो, उन्होंने एक बात जरूर करी है, राज्यसभा सांसद की बात कर रहे हैं, कि सुप्रीम कोर्ट बेशक अब पहुंचना चाहिए ताकि ऐसे मामलों पर कोई नियम कायदे बन सके, जो कि ऐसे अमूमन हम देख रहे हैं विवादित बुक्स पब्लिश हो जाना और उनका ओपन मार्केट में पहुंचना, फिर विवाद पर अपना, विवाद के बाद शायद बात और ज्यादा बढ़ जाती, दंगे तक भी हो जाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इसको लेकर के कोई स्पष्ट कानून बनना चाहिए ताकि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। और अमूमन ये कहीं ना कहीं सियासत का विषय भी बनती है, तो बाद में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है। जो किताब है विशेष तौर पर जैसे दौर कॉलेज में पढ़ाई जा रही थी, एबीवीपी ने इस पूरे मामले पर आपत्ति दर्ज कराई और उसके बाद एफआईआर भी लॉन्च की गई थी। गृह मंत्री ने भी तत्काल इस मामले पर संज्ञान लिया, 24 घंटे के भीतर एफआईआर के निर्देश दिए, लेकिन उसके पहले ही एफआईआर यहां पर दर्ज हो चुकी थी। इसके बाद तमाम जो प्रतिक्रियाएं वो लगातार आ रही हैं और देखने को भी मिल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कि राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कही है कि ऐसे मामलों पर नियम कायदे बनाना आवश्यक है और वो जल्द इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। और ये भी उन्होंने करेक्शन में एक साथ में एक और ट्वीट किया कि बुक्स आर नॉट गुड नाइदर बैड, यानी कि अच्छी भी नहीं होती है, बुरी भी नहीं होती। ये भी उन्होंने एक करेक्शन के साथ ट्वीट किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। शुक्रिया आपका प्रतीक इस जानकारी के लिए। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे कल आएंगे, इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम, कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडा भी मैदान में हैं। कुल 7 प्रत्याशी हैं, लेकिन 2 मुख्य प्रत्याशियों के बारे में जिनके बीच मुकाबला है उनके बारे में हमने आपको बता दिया। दोनों ही प्रत्याशियों ने खुद के लिए जमकर प्रचार किया था और दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। उपचुनाव के मतदान के दिन थोड़ी गहमागहमी जरूर देखी गई थी। झारखंड पुलिस ने बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पहुंची थी। चुनाव की प्रक्रिया जब संपन्न हो गई इसके बाद जमकर हंगामा और तमाशा भी देखने को मिला था, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई। भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर 7 प्रत्याशियों के भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हैं। कल सुबह 8 बजे से 14 टेबल और 19 राउंड के बाद 7 प्रत्याशियों के भाग्य का खुलासा होगा और इसके लिए तमाम इंतजाम जो है कांकेर के पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कल जो है 19 राउंड के बाद 7 प्रत्याशियों में से किसी एक प्रत्याशी का भाग्य खुलेगा। खेम नारायण शर्मा, न्यूज 18 कांकेर। तैयारियों को लेकर बात कर लेते हैं। खेम नारायण ने वैसे जानकारी हमको दे दी है, लेकिन और जानकारियां उनसे ले लेते हैं। खेम नारायण, करीब 1,95,000 वोटर्स हैं जो प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। आदिवासियों का मुद्दा, उनके आरक्षण का मुद्दा इस बार बड़ा जोर शोर से देखा गया। दूसरी तरफ एक मुद्दा और जो कांग्रेस लेकर आई, कांग्रेस ने कहा कि प्रत्याशी जो हैं वो दुष्कर्म के मामले के आरोपी हैं। इस बीच जो वोटिंग हुई, परसेंटेज भी हमने देखा कि 72% के आसपास प्रतिशत दर्ज किया गया
अब नतीजों की बारी है। जी बिल्कुल, इस उपचुनाव में दो मुद्दे ज्यादा हावी रहे। एक तो आरक्षण का मुद्दा, जो कि जबकि भानु प्रतापपुर में हालांकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो वहां पर आरक्षण कटौती को लेकर जो है आदिवासी समाज जो है लामबंद था। उन्होंने अपने तरीके से प्रत्याशी भी हर गांव से उतारने की तैयारी की थी, लेकिन बाद में नामांकन वापसी के दिन अधिकांश प्रत्याशियों ने जो है अपना नाम वापस ले लिया था। वहीं नामांकन प्रक्रिया जैसे शुरू हुई थी तो कांग्रेस के द्वारा जो है भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। ये जो दो मुद्दे थे वो इस उपचुनाव में काफी जो है छाए रहे। उसके बाद भी जो है जो राजनीतिक दल है, प्रमुख जो दल है कांग्रेस और भाजपा, दोनों ने धुआंधार प्रचार प्रसार किया और जो है मतदान जो है 72% हुआ। हालांकि जो है पिछले 2018 का अगर चुनाव से तुलना करें तो इस बार जो है उपचुनाव में मात्र 72% हुआ है, 4-5% जो है कम ही मतदान हुआ है। लेकिन जो मतदान होने के बाद अब मतगणना की पारी आ गई है, तो चर्चा में इस क्षेत्र में अभी चर्चा का विषय बना हुआ है कि किसके सर पर ताज आएगा। और दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने जीत का दावा भी किया है। कल सुबह 8 बजे से ये मतगणना शुरू होगी और फिर 14 टेबल्स लगे हुए हैं मतगणना केंद्र में। 19 राउंड के बाद जो है किस प्रत्याशी का भाग्य खुलेगा और कौन किसके सर पर ताज बिठाया जाएगा, ये कल जो है 19 राउंड के बाद पता चलेगा। जी बिल्कुल, और 19 राउंड के बाद तो पता चलेगा, लेकिन राउंड दर राउंड कौन आगे चल रहा है, किसको कितने वोट मिले, न्यूज़ 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा। ये वादा भी न्यूज़ 18 करता, दावा भी करता। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। पन्ना में बाघ की डेड बॉडी फंदे में लटके होने की खबर मिलते ही वन विभाग की टीम सख्ते में है। वन विभाग की टीम ये अंदेशा जता रही है कि शायद दूसरे जानवर के शिकार के लिए लगाए गए ट्रैप में बाघ फंस गया और उसकी मौत हो गई। वन विभाग के मुताबिक बाघ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। शैलेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी इस मामले को लेकर? देखिए पुनीत, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में एक टाइगर की डेथ हुई है। अब उसके कारणों को खोजने का काम शुरू हो गया है। न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने भी सीएम हाउस में एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें वन विभाग के तमाम बड़े अधिकारियों को तलब किया। इसके साथ ही पन्ना जिले के डीएफओ, एसपी, कलेक्टर सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके साथ ही एसीएस वन विभाग जेएन कंसोटिया भी भोपाल से पन्ना के लिए रवाना हो गए, या कहें कि वो वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर वो अधिकारियों के साथ बात कर ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आखिर टाइगर की मौत की वजह क्या रही है। क्या वह नेचुरल डेथ हुई है या फिर किसी के शिकारी के द्वारा ये कृत्य किया गया है। हालांकि जब तक पीएम रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये नहीं कहा सकता कि आखिर टाइगर की मौत के पीछे कारण क्या है। लेकिन टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में यदि टाइगर की इस तरह से मौत होती है तो चिंता करना लाजमी होता है, और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस मामले को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि पन्ना के स्थानीय सांसद और मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी साफ तौर पर वहां के स्थानीय अधिकारी है उनके साथ फ़ोन पर बात की और उस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट बनाकर उनके सामने पेश करने के निर्देश भी दिए थे। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक हो जाता है कि मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त है। ऐसे में यदि किसी दुर्घटना का शिकार यदि बाघ होते हैं तब भी चिंतनीय विषय होता है, और यदि इस मामले में अगर इस बात निकल कर आती है कि बाघ का शिकार किया गया या शिकारियों के द्वारा यह कृत्य किया गया है तो बेहद चिंतनीय हो जाता है, और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने सरकार को जरूर पड़ेंगे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक बुलाई और बैठक के बाद ये तय होगा कि किस तरह के दिशा निर्देश और जारी किए और जो स्थानीय अधिकारी हैं उन्होंने किस तरह की रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को सौंपी है और क्या वो उससे संतुष्ट है या नहीं, और आगे के लिए किस तरह की बाघ संरक्षण को लेकर किस तरह की क्या रणनीति बननी है, इस सब को लेकर भी चर्चा जो है फिलहाल सीएम हाउस में चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए शैलेंद्र। और आइए आप देखते हैं गाड़ी चलाने वालों के लिए एक बड़ी खबर।
ऑल क्लाइमेट एडवांस और ऑल क्लाइमेट प्रीमियम फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल जो कि सुटेबल है हर कार के लिए और दे बेहतरीन ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो आइए लोगों से पूछते हैं उनकी राय। वेल्वोलिन ऑल क्लाइमेट फुल सिंथेटिक इंजन ऑयल डालने से मेरे कस्टमर की कार ठंड में हाफ सेल्फ स्टार्ट हो जाती है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ जाती है। वेल्वोलिन और क्लाइमेट प्रीमियम इंजन ऑयल परफेक्ट कार से लेकर पावरफुल एक्सयूवी सभी गाड़ियों के लिए परफेक्ट है। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में इतना ही। नमस्कार। गरियाबंद में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र को सीएम ने दी बड़ी सौगात। इरफो को नगर पंचायत बनाने का किया ऐलान। नाजिम को मिली 68 करोड़ 59 लाख की सौगात। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर साधा निशाना। कहा भानु प्रतापपुर उपचुनाव के दौरान सरकार ने किया आदिवासियों का अपमान।